स्कूल की सभी अध्यापिकाएं एक साथ में बैठकर खाना खा रही थी। सब 1-2-4 के ग्रुप में बटी हुई थी। तो रवीना भी अपनी 3 सहेलियों के साथ एक ग्रुप में बैठी थी। औरतों की जैसी आदत होती है कि खाते समय भी चुप नहीं रह सकती। वो सभी अपने घर से लेकर पति, बच्चों और सास तक की बातें कर रही थी। अंत में हमेशा की तरह बात घूम फिर कर रवीना के ऊपर आकर टिक गई। उसकी एक सहेली रितु ने कहा, अरे रवीना, तू कुछ नहीं बोल रही। तो दूसरी सहेली सुमन ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, अरे क्या बोलेगी बेचारी, शादी तो की नहीं, ना बच्चा, ना पति, ना सास और ना ननद, किसकी बुराई करेगी बेचारी, पता नहीं कब करेगी शादी। 30 साल की होने को आ गई, उम्र तो निकलती जा रही है, बाल भी चांदी जैसे हो गए हैं। सुमन के ये वाक्य रवीना के कानों में गर्म लोहे की तरह लग रहे थे। पहले ही कम बोलती थी, सुमन के वाक्यों ने तो उसके हृदय पर पत्थर रखकर मुंह पर ताला जड़ दिया था। आंखें जड़ होकर बस खाने की प्लेट पर जड़ हो गई थी। सुमन की बात पर रितु और रचना भी हैरान हो गई और आपस में बातें करने लगी कि सुमन को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। रवीना की अभी तक शादी नहीं हुई तो उसमें उसका क्या दोष है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, तो रवीना की भी कोई मजबूरी ही होगी, तभी तो अब तक उसकी शादी नहीं हो पाई है। वे चारों अपने अपने क्लास में चली गई। चारों हम उम्र थी, सहकर्मी थी, परंतु उनमें अकेली रवीना ही अविवाहिता थी। बाकी तीनों न केवल शादीशुदा थी, बल्कि तीनों के बच्चे भी हो चुके थे। उनके बीच घर परिवार और शादी को लेकर बातें होती ही रहती थी। सभी रवीना को शादी करने की सलाह देती, परंतु इतनी सीरियस बात आज से पहले कभी किसी ने नहीं कही थी। रवीना अंतर्मुखी स्वभाव की थी, कम बोलती थी, अपना दुख दर्द भी किसी से नहीं बताती थी। आज भी सुमन की इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उसका दिमाग सनसना गया था। क्या अब उसकी शादी नहीं होगी? क्या वो बूढ़ी हो गई है? बाल पकना क्या बुढ़ापे की निशानी है? सोचते हुए वो पुराने ख्यालों में खो गई। रवीना के पिता सरकारी ऑफिसर थे। सेवानिवृत्त होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, तो पिता के स्थान पर बेटे को नौकरी मिल गई। सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो एक पारिवारिक महिला सुमित्रा ने रवीना की माँ सविता जी को सलाह दी कि सविता बहन, बेटे को नौकरी मिल गई है, आपको पेंशन मिल रही है, तो अब बेटी की शादी कर दो। उसकी बात सुनकर सविता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी कहाँ से कर दूं शादी, बेटे की भी अभी अभी नौकरी लगी है, कुछ जमा पूंजी हो तभी तो करें। तो पड़ोसन सुमित्रा ने हैरानी से कहा, क्या बात करती हो बहन, पति का पैसा कहाँ चला गया? तो सविता जी ने आंखें फाड़कर कहा, उसको अगर बेटी की शादी में खर्च कर दूंगी तो बुढ़ापे में मुझे कौन पूछेगा। बेटा और बेटी दोनों की शादी करनी है, परंतु बेटा कुछ पैसे जोड़ ले तभी तो सोचूंगी, तब तक बेटी भी कोई ना कोई नौकरी लग ही जाएगी। आज के ज़माने में एक आदमी की कमाई से कहाँ घर चलता है। बात तो ठीक है, परंतु जवान बेटी समय पर घर से विदा हो जाए तो माँ की सारी चिंता खत्म हो जाती है, वरना हर समय लाछन का दाग लगने का भय सताता रहता है। पड़ोसन सुमित्रा ने कहा। तो रवीना की माँ सविता जी ने नाराजगी के भाव जताते हुए कहा, दूसरों की मैं नहीं जानती, परंतु मेरी बेटी बहुत सीधी है। मैंने उसे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मर जाएगी परंतु गलत काम नहीं करेगी। मजाल है कि राह चलते किसी लड़के की तरफ निगाह उठाकर भी देख ले। तो पड़ोसन मन ही मन सोचने लगी कि लगता है सविता बहन ने जमाना नहीं देखा है, दुनिया कितनी बदल गई है, लड़का लड़की किस तरह खुलेआम घूम रहे हैं। खैर, पड़ोसन ने सविता जी को आगे समझाना उचित नहीं समझा। रवीना के पास कोई चारा नहीं था। भाग दौड़कर उसने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। तनख्वाह बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, परंतु घर में बैठने से तो ये बेहतर था कि वो काम कर रही थी, अनुभव प्राप्त कर रही थी। साथ साथ उसने बीएड का फॉर्म भी भर रखा था। चयन होने पर 1 साल की ट्रेनिंग पर चली गई। ट्रेनिंग पूरी होते ही उसे उसी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर अध्यापिका की नौकरी मिल गई। रवीना के जीवन में खुशियां थी, परंतु प्यार नहीं था। वो चाहती थी
कि जल्दी से जल्दी विवाह बंधन में बंध जाए और पति के घर चली जाए, ताकि उसके जीवन में भी प्यार और खुशी के अनमोल मोती बरसें। परंतु माँ को तो जैसे उसके विवाह की कोई चिंता ही नहीं थी। उसके रिश्ते आते तो अनमने ढंग से बात सुनती और मना कर देती। बेटी के बजाय वो बेटे रमन को ज़्यादा महत्व देती थी। बेटे रमन की शादी की चर्चा वो बहुत लगन से करती थी। कोई रिश्ता आता तो खोद खोद कर जानकारी लेती कि परिवार कैसा है, लड़की सुंदर तो है ना, कितनी पढ़ी लिखी है, और सबसे मुख्य बात पूछना तो बिल्कुल नहीं भूलती थी कि दहेज कितना मिलेगा। जब भी घर में कोई अड़ोसी पड़ोसी या कोई रिश्तेदार आता तो सविता जी केवल रमन की शादी की बात करती। रवीना तो जैसे घर की बेटी ही नहीं थी, वो तो बस एक पैसा कमाने की मशीन और घर का काम करने वाली नौकरानी थी। घर के सारे खर्च भी उसी की तनख्वाह से चलते थे। बेटा अपने वेतन की एक पाई भी माँ के हाथ में नहीं देता था और ना ही कोई हिसाब देता था। बस अपने शौक पूरे करता और अपने बैंक में जमा करता। माँ भी अपनी पेंशन का पैसा कभी कभार ही बैंक से निकालती थी। रवीना माँ और भाई के होते हुए भी अपने ही घर में एक उपेक्षित सा जीवन व्यतीत कर रही थी। दहेज के लालच में माँ ने रमन की शादी एक धनी परिवार की लड़की के साथ तय कर दी। पता नहीं सविता जी के मन में क्या था। बड़ी बेटी रवीना अभी कुंवारी बैठी थी और उससे 2 साल छोटे भाई रमन की शादी तय कर दी, क्योंकि बहू अच्छा खासा दहेज ला रही थी। किसी खास रिश्तेदार ने सवाल किया कि बेटी बड़ी है तो पहले उसकी शादी करनी चाहिए थी, रमन की अभी क्या जल्दी पड़ी। तो सविता जी ने गुस्से में कहा कि बेटा दहेज ला रहा है, परंतु बेटी दहेज लेकर जाएगी, फिर क्यों ना पहले बेटे की शादी करूं, और वैसे भी मैं जैसे चाहूंगी वैसे करूंगी। दूसरों को मेरे घर में पंचायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रवीना के दिल को बहुत चोट पहुंची। पहले वो अपने घर की बातें किसी से नहीं कहती थी, परंतु अब उसने ये सारी बातें अपनी सहेलियों को बताई तो एक सहेली रीतू ने कहा कि यार समझ में नहीं आता, तुम्हारी माँ सगी है या सौतेली? अरे सौतेली माँ भी इतनी बुरी नहीं होती। समझना बहुत मुश्किल है कि वो तुम्हारी शादी के खिलाफ क्यों है। मुझे तो लगता है कि या तो तुम्हारा भाई बहुत होशियार है या तुम्हारी माँ बहुत लोभी और लालची है, जो बेटे के विवाह में दहेज लेना तो जानती है पर बेटी की शादी में देना नहीं चाहती। तभी पास में बैठी रचना ने कहा कि तुम्हारा भाई अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, माँ अपना पैसा खर्च नहीं कर रही। रवीना तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। कल तुम्हारी भाभी घर में आएगी तो पूरे घर में उसका राज होगा। तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। मेरी सलाह मानो, तुरंत बैंक में अपना खाता खोल लो और बुरे दिनों के लिए कुछ बचा कर रखो। और मेरी मानो तो ये सती सावित्री का चोला उतार कर फेंक दो। आज के ज़माने में पारिवारिक संस्कारों का आडंबर ओढ़कर जीने से जीवन बहुत कठिन हो जाता है, खासकर तब जब सगी माँ और भाई तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने में जुटे हों। ऐसी स्थिति में तुम्हें स्वयं अपना रास्ता तलाश करना होगा। किसी लड़के को पसंद करके उसके साथ घर बसा लो, वरना उम्र निकलने के बाद पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। रचना की बात बहुत सही लगी। सबने उसकी बात से सहमति जताई। उन सब की सलाह से रवीना ने सबसे पहले अपने बैंक में खाता खुलवाया। अगले महीने जब उसने माँ के हाथ पर पैसे नहीं रखे तो माँ ने कड़े स्वर में पूछा कि रवीना, तनख्वाह नहीं मिली क्या? मिली है, परंतु बैंक में है। रवीना ने भी जोर से जवाब दिया, क्योंकि अब उसने भी सोच लिया था कि अब दबकर रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसकी बात सुनकर माँ ने आश्चर्य से पूछा, बैंक में क्यों? क्योंकि अब तनख्वाह सीधे बैंक खाते में आने लगी है, उसने बिना घबराए जवाब दिया। तो माँ ने कहा कि कल निकाल कर ले आना, राशन भरवाना है। मम्मी, घर में भाई भी है और मुझसे ज़्यादा तनख्वाह लेता है और आपकी भी पेंशन कम नहीं है, फिर घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी ही क्यों? आप दोनों अपना पैसा क्या ऊपर वाले के घर लेकर जाओगे? रवीना ने गुस्से में कहा। रवीना की बात सुनकर सविता जी सन्न रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले।
उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसी बातें कर रही है तू? क्या तू इस घर की सदस्य नहीं है? मेरी बेटी नहीं है? आपने मुझे अपनी बेटी माना ही कहाँ है? जब से मैंने होश संभाला है तब से रमन को ही तवज्जो दी जा रही है। मुझसे तो 2 साल छोटा है वो, परंतु शादी आप उसकी पहले कर रही हैं। ध्यान रखना कहीं आपके संस्कार धूल में ना मिल जाएं। रवीना ने कहा। तो सविता जी तेज आवाज में बोली, क्या मतलब है तेरा? मतलब आप अच्छी तरह समझती हैं, कोई भी लड़की जीवन भर अनुचित अनुशासन और बंधन को स्वीकार नहीं कर सकती। एक न एक दिन वो बंधन तोड़कर बरसात के पानी की तरह बह जाएगी। तब आप पारिवारिक मर्यादा का ढोल पीटती रहना। ये सुन माँ की बोलती बंद हो गई। रवीना बेचारी आज कितनी हिम्मत से इतना सब बोल पाई थी, वरना तो उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। अपनी सहेलियों के कारण आज इतना कुछ बोल पाई थी, परंतु अब डर रही थी कि माँ का पता नहीं कौन सा रूप देखने को मिलेगा। लेकिन माँ ने उससे कोई बात नहीं की और कई दिनों तक सामान्य व्यवहार किया। शायद उनके मन में भी ये डर बैठ गया था कि रवीना कोई गलत कदम ना उठा ले और परिवार की मर्यादा तोड़कर किसी लड़के के साथ भाग ना जाए। रवीना ने माँ के सामने बगावत के तेवर अवश्य दिखाए थे, परंतु आने वाले दिनों में उसको कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। 2 महीने बाद रमन की शादी हो गई और रवीना की छोटी भाभी घर में आ गई। ऐसे ही 2-3 साल और गुजर गए। रवीना अब लड़की कम महिला ज्यादा लगती थी। मम्मी ने तो जैसे ठान लिया था कि उसकी शादी तो दूर, शादी की बात तक नहीं करेगी। वो मन ही मन दुखी रहने लगी थी। काफी देर तक जब वो कमरे से नहीं निकली तो मम्मी ने आकर उसे उठाया। अभी तक लेटी है, रात हो गई, चलो खाने का प्रबंध करो। रवीना ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मेरा खाने का मन नहीं है, खुद बना लो, नहीं तो बहू से कह दो। वो क्या जीवन भर महारानी बनकर बैठी रहेगी? रवीना के स्वर में तीखा व्यंग्य था। बहू लाखों का दहेज लेकर आई थी, इसलिए सविता जी कभी उसे घर के किसी काम के लिए नहीं कहती थी। ऊपर से रवीना के रूप में बिना तनख्वाह वाली सीधी सादी गऊ जैसी नौकरानी जो मिली थी, परंतु अब उसने भी ठान लिया था कि कब तक ऐसे ही कुटती रहूंगी, क्यों ना अपने लिए नया रास्ता ढूंढ लूं। अभी भी देर नहीं हुई है। माँ कुड़कुड़ाती हुई चली गई। उस रात रवीना ने ना तो घर का कोई काम किया और न ही खाना खाया। माँ ने भी उसे खाने के लिए नहीं पूछा। डायन माँ भी अपने बच्चों से इस तरह की बेरुखी और बेदर्दी नहीं दिखाती, परंतु सविता जी किसी और मिट्टी की बनी थी। कोई माँ अपनी बेटी की दुश्मन नहीं होती, परंतु कुछ माएँ बेटों के प्यार में अंधी होकर बेटियों का जीवन बर्बाद कर देती हैं। ये सब सोचते हुए रवीना की आंखें भर आई। ऊपर से आज सुमन ने भी ऐसी बातें कह दी थी कि वो अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी कि क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अब मेरी शादी भी नहीं हो सकती। इन सब ख्यालों में खोई हुई रवीना को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह रवीना बहुत शांत थी। उसने मन ही मन एक निर्णय ले लिया था। अब कोई दुविधा उसके मन में नहीं थी। नहा धोकर तैयार होकर स्कूल पहुंची तो रीतू और रचना ने कहा, रवीना कल तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। सुमन को तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तू अभी भी शादी कर सकती है। तभी सुमन भी वहां आ गई और पश्चाताप भरे स्वर में बोली, रवीना मुझे माफ़ कर दो। कल मैंने जो कुछ भी कहा मजाक के तौर पर कहा था, परंतु बात इतनी गंभीर हो जाएगी मैंने ये नहीं सोचा था। प्लीज मुझे माफ़ कर दो। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, मैं जानती हूँ सुमन। रवीना ने मुस्कुराकर कहा और उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं तो उस बात को कब की भूल चुकी हूँ। अब मैंने कुछ और निर्णय ले लिया है। ये सुन। तीनों सहेलियों ने आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसने जवाब दिया, अब मैं माँ के बंधन से बाहर निकलकर अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ। तुम लोग मेरे लिए एक किराए का कमरा ढूंढ दो। क्या अपने माँ और भाई को बता दिया? रचना ने पूछा तो रवीना ने कहा कि नहीं, मकान मिलने पर बता दूंगी। घर ढूंढने के बजाय अगर तुम अपने लिए वर ढूंढो तो ज़्यादा बेहतर होगा। रितु ने सलाह दी, वो भी ढूंढ लूंगी,
अगर तुम सब मेरी मदद करोगी तो। सुमन इतनी देर से कुछ सोच रही थी, अचानक बोली, रवीना, मैं एक बात कहूँ, परंतु ये ना समझना कि मैं फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ। तुम बताओ तो सही। रितु ने उसका उत्साह बढ़ाया। मेरी नज़र में एक रिश्ता है, परंतु तुम्हें शायद वो अच्छा ना लगे। अच्छा क्यों ना लगेगा? रितु ने पूछा। क्योंकि वो कुंवारा नहीं है, विधुर है, और उसके 5 साल की एक बच्ची भी है। विधुर और एक बच्ची का बाप, रितु के मुंह से निकला। उसने रवीना को देखा, वो शांत थी। रचना भी हैरान थी कि सुमन फिर से रवीना का मजाक बना रही है। वो बोली, यार कल भी तुमने इसका दिल दुखाया था और आज भी। हाँ सुमन, रवीना अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई है कि उसके लिए कुंवारा लड़का ना मिले। आजकल लड़के 30 साल की उम्र के बाद ही शादी करना पसंद करते हैं। ढूंढेंगे तो उसके लिए अच्छा वर मिल जाएगा। रितु ने कहा। वैसे वो है कौन जिसकी तुम बात कर रही हो? रचना ने जिज्ञासा से पूछा। तो सुमन का उत्साह मर गया। फिर भी उसने बताया कि वो मेरा ममेरा भाई है। उसकी पत्नी 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई थी। घर में माता पिता और एक बेटी है। सरकारी नौकरी में है। उम्र ज़्यादा नहीं है, 34 या 35 साल है। बस कमी इतनी ही है कि वो विधुर है और एक बच्ची का बाप है। कुछ पलों के लिए सन्नाटा पसर गया। फिर रितु ने कहा, रिश्ता तो अच्छा है, परंतु क्या रवीना तैयार होगी? पराई माँ के बच्चे को अपनाकर उसे माँ का प्यार दे सकेगी? और क्या रवीना की माँ ऐसे रिश्ते के लिए तैयार होगी? तभी रचना ने भी सवाल खड़ा किया कि इसकी माँ जब कुंवारे लड़के के साथ शादी नहीं कर रही है तो वो विधुर के साथ शादी के लिए कैसे मान जाएगी? रवीना इन सब की बातें गौर से सुन रही थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में विचार बहुत तेजी से दौड़ रहे थे कि जल्द ही मुझे कुछ निर्णय लेना होगा, वरना एक दिन मैं महिला से बूढ़ी स्त्री में बदल जाऊंगी। तब मेरे हाथ में जीवन के सुखमय पल नहीं, बस सूखी रेत के रसीन कण होंगे जो मेरी आंखों में सदा कसकते रहेंगे। उन तीनों की आंखें रवीना के ऊपर टिकी हुई थी। तभी रवीना धीरे से बोली कि मुझे सुमन के कजिन का रिश्ता मंजूर है। ये सुन सभी हैरान रह गई। रवीना से ऐसे उत्तर की अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। वो तीनों समझ रही थी कि वो मना कर देगी। सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो रितु और रचना को हुआ, तो सबसे ज़्यादा खुशी सुमन को हुई। परंतु वे तीनों नहीं जानती थी कि भविष्य में पति और माँ की दोगुनी खुशियाँ जो रवीना को प्राप्त होने वाली थी, उनके बारे में सोचकर वो अभी से खुश हो रही थी। क्या तुम एक लड़की को माँ का प्यार दे सकोगी? रितु ने पूछा। हाँ, रवीना ने दृढ़ स्वर में कहा। अपने जीवन में मुझे मेरी माँ से जो उपेक्षित व्यवहार मिला है, उसे मैं समझ सकती हूँ कि ममता से वंचित लड़की के हृदय पर क्या गुजरती है। मैं अपनी होने वाली बेटी को ऐसा प्यार दूंगी कि लोग मुझे असली माँ समझेंगे। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ रवीना, परंतु तुम एक बार फिर से रात में सोच लेना और कल बताना। रचना ने सलाह दी। उसे सलाह देने की आदत सी थी। नहीं, अब सोचने का वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मैं माँ के नरक से बाहर निकलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अब जब तुम सुमन के भाई के रिश्ते के लिए राजी हो तो तुम्हें किराए का कमरा क्यों चाहिए? 1 आध महीने अपने घर में गुजार लो। रितु ने कहा। चलो, मेरे मन से पश्चाताप की आग ठंडी हो गई। रवीना ने मेरी बात मानकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया, वरना कल की बात को लेकर मैं परेशान होती रहती। सुमन ने खुश होते हुए कहा। पिछली बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं है। अब आगे की सोचो कि ये सब कैसे होगा। रितु ने कहा। तो सबने रचना की तरफ देखा, क्योंकि वही समझदारी भरा जवाब दे सकती थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा कि रवीना के घर की परिस्थितियों को देखते हुए उसका गाजे बाजे और बारातियों के साथ शादी करना संभव नहीं है। कोर्ट मैरिज करना ही बेहतर तरीका होगा। सभी कोर्ट मैरिज पर सहमत थी। सुमन ने सलाह दी कि क्यों ना आज ही उसके मामा के घर चलकर सब कुछ तय कर लिया जाए। सभी तैयार हैं तो ऐसे कार्य में देरी क्यों? वो चारों सुमन के मामा के घर चली गई। सुमन के कजिन का नाम रोहित था।
वो 34 वर्ष का था। अच्छा हंसमुख चेहरा था। रोहित को एक नज़र में देखते ही रवीना ने उसे पसंद कर लिया। अच्छा खाता पीता घर था। रवीना ने रोहित की बेटी को अपने पास बुलाया और गोद में बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी आपका नाम क्या है? तो उसने कहा, वंशिका, लेकिन सब मुझे वंशु कहते हैं। अरे आपके तो दोनों नाम ही बहुत प्यारे हैं। रवीना ने वंशु को अपने गोद में समेटते हुए कहा और पूछने लगी कि आप स्कूल जाती हो? हाँ, मैं फर्स्ट क्लास में हूँ और मैं ड्राइंग भी बना लेती हूँ, दिखाऊं? कहकर वो झट से अपनी ड्राइंग वाली बुक लेकर आ गई और फिर से रवीना की गोद में बैठकर अपनी ड्राइंग दिखाने लगी। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेती हो। आंटी, आपको ड्राइंग आती है? मेरी दादी माँ को नहीं आती। हाँ, मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी आती है। आप मुझे बनाना सिखाओगी? उसने मासूमियत से कहा। तो रवीना ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, लेकिन मैं बहुत दूर रहती हूँ। आप मुझे अपने घर में रख लो तो मैं आपको रोज़ ड्राइंग सिखा दिया करूँगी। वंशु कुछ सोचने लगी और फिर बोली, पापा से पूछती हूँ। और वह दौड़कर रोहित के पास गई और बोली, पापा, इस आंटी को ड्राइंग आती है, आप इन्हें अपने घर में रख लो तो मुझे अच्छी ड्राइंग बनाना सिखा देगी। वंशु की इस बात पर सभी हंसने लगे। रोहित ने पूछा, क्या ये आंटी आपको अच्छी लगती है? हाँ पापा, बहुत अच्छी लगी। आप इन्हें अपने घर में ले आओ। ठीक है बेटा, आप जैसा कहोगी। उस दिन रवीना को जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई थी। खुशियों के उड़न खटोले में उड़ती हुई जब वो घर पहुंची तो सविता जी रौद्र रूप लिए उसका इंतजार कर रही थी। उनके स्वर में कोई प्यार, ममता और दुलार नहीं, बल्कि सौतेली माँ जैसा व्यवहार कर रही थी। कहाँ से मुंह काला करके आ रही हो? रवीना के मन में आनंद का सागर लहर रहा था। उसने शांत भाव से कहा, माँ, मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ, कभी प्यार से भी पूछ लिया करो। इतनी देर कहाँ लगा दी? उनके स्वर में तीखापन कम नहीं हुआ था। रवीना ने सोचा कि बता ही दूं, एक दिन बताना ही है। वो बोली, माँ होते हुए भी जो जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए थी वो मेरी सहेलियाँ निभा रही हैं, इसलिए देर हो गई। क्या मतलब? माँ ने बाहें ऊंची करके पूछा। अपने लिए वर ढूंढने गई थी, रवीना ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया। सुनकर माँ के तोते उड़ गए। कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फटी आंखों से उसे देखती रह गई। फिर बोली, तुम्हारी शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्यों, पापा की मृत्यु के बाद जो पैसा मिला था वो कहाँ गया? उसमें मेरा भी तो आधा हिस्सा है, उसके बारे में सोचना भी मत। सविता जी ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम भले ही घर से भागकर शादी कर लो, परंतु उस पैसे के बारे में सोचना भी मत। रमन नया प्लॉट खरीद रहा है, उसके लिए बचा कर रखे हैं वो पैसे मैंने। ये सुन रवीना के मुंह में ढेर सारी कड़वाहट घुल गई। उसने कहा कि यही तो आप चाहती थी कि मैं कहीं भाग जाऊं, परंतु बचपन में ऐसे संस्कार नहीं दिए। बेटी को अनिच्छा से पालना और बड़ा करना, फिर उसे पर्दों में बंद करके रखना ताकि कहीं मुंह काला करके परिवार की झूठी मर्यादा को मटिया मेट ना कर दे। आपकी इसी गंदी सोच ने देश की बेटियों का भविष्य गर्त कर रखा है। लेकिन आप चिंता मत करो, आपके पति और बेटे की कमाई का मुझे एक ढेला भी नहीं चाहिए। जीवन में खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपका पैसा मेरे किस काम का, जब मेरे जीवन में पति, परिवार और बच्चे का ही कोई सुख नहीं है। सोचकर देखिए, अगर आपके माँ बाप आप जैसी सोच के होते और आपकी शादी ना करते तो आप भाई के घर में कैसा महसूस करती और कैसा जीवन व्यतीत करती। चिंता मत कीजिए, आप अपने बेटे रमन को राजमहल बनवा कर दीजिए, वो आपका और परिवार का नाम रोशन करेगा। बेटियां केवल दुख देती हैं तो बस माँ, 1 महीना और तुम्हें दुख दूंगी, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। झोपड़ी के अंधेरे में रह लूंगी, परंतु तुम्हारे महल की जगमगाहट देखने कभी नहीं आऊंगी। कहते कहते रवीना का गला भर आया। मुंह घुमाकर वो कमरे में चली गई। सविता जी जैसे पत्थर की हो गई थी, परंतु उसके अंदर भी कुछ घुमड़ रहा था जो बाहर निकलने के लिए बेताब था। आज रवीना ने
उनके अंतर्मन को हिलाकर रख दिया था और वो सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। कहीं ना कहीं उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। पुत्र मोह में कोई इतना अंधा नहीं होता कि बेटी को बिल्कुल ही किनारे कर दे। वो रोती हुई भागकर कमरे में गई और रवीना को अपनी बाहों में भरकर बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। ये क्या कर दिया मैंने तेरे साथ, परंतु अब तू चिंता मत कर, मैं तुझे इस घर से गाजे बाजे के साथ विदा करूँगी, वो भी तेरी पसंद के वर के साथ। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। रवीना भी अपनी माँ के सीने से लगकर फपक फपक कर रो पड़ी। दोनों को ही पता नहीं था कि वो दुख से रो रही थी या खुशी से। खैर, 1 महीने बाद ही सविता जी ने अपनी बेटी रवीना की शादी बड़े धूमधाम से की। आज जाकर कहीं रवीना के जीवन में खुशियाँ आई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।